नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने FST 001 के एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 38 तक जो खंड हैं हमारे 1 से लेके और जो 7 खंड उनकी 27 इकाइयों तक का अध्ययन कर लिया। अब एपिसोड 39 में इकाई 28 प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इकाई 28 प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास। 28.1 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ राजनीतिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे कई औपनिवेशिक राष्ट्रों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1947 में हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ और उसके पश्चात कई छोटे बड़े देशों ने भी आज़ादी पाई। इन देशों की आर्थिक स्थिति उपनिवेशवादियों द्वारा शोषण के कारण पिछड़ी रही। स्वतंत्रता प्राप्त करने पर इन देशों के सामने प्रश्न उठा कि देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को तेजी से कैसे सुधारा जाए, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उन्हें शिक्षा मिल सके और अपनी संस्कृति की उन्हें जानकारी हो सके। भारत में भी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए कौन सी मूलभूत नीति अपनाई जाए, इस पर उल्लेखनीय चर्चा की गई। इस चर्चा के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव तैयार किया गया और 1958 में भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया। इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्र की संपन्नता और समृद्धि औद्योगिकीकरण द्वारा मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण समुचित प्रयोग पर निर्भर करती है। उसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय समृद्धि प्रौद्योगिकी, पूंजी और कच्चा माल इन तीनों के प्रभावपूर्ण समन्वय का परिणाम है। इन तीनों घटकों में प्रौद्योगिकी शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव में इसका जो कारण दिया गया है वह है नई वैज्ञानिक तकनीकों के निर्माण और प्रयोग से वस्तुतः प्राकृतिक संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सकता है और पूंजी की मांग को घटाया जा सकता है। लेकिन प्रौद्योगिकी का विकास सिर्फ विज्ञान के अध्ययन और इसके प्रयोग से ही संभव है। हमारे देश में शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन हमारी औद्योगिक नीति का स्पष्ट विवरण वैज्ञानिक नीति संबंधित प्रस्ताव के ठीक 25 वर्ष बाद 1983 में ही हमारे सामने आया। प्रौद्योगिकी नीति विवरण में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार प्रौद्योगिकी देश के औद्योगिकीकरण और सही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार यह कई देशों के हितों में टकराव का भी कारण है। उदाहरण के लिए हमें अपनी आर्थिक शक्ति को स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, जिसका किसी दूसरे देश में विकास किया जा चुका हो। लेकिन विकसित देश जो अपनी प्रौद्योगिकी के आधार पर अपना आर्थिक प्रभुत्व बनाए हुए हैं, अपने प्रभाव और पकड़ से मुक्त कर भला हमारी सहायता क्यों करने लगे। सामाजिक और आर्थिक विकास की गंभीर समस्याओं को बुद्धिमत्ता से समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी औद्योगिकी नीति के प्रमुख पहलुओं को समझें। साथ ही हमें उन परिस्थितियों को भी समझना होगा जिनमें प्रौद्योगिकी का एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरण होता है। भाग 28.2 में हमने भारत के प्रौद्योगिकी नीति की चर्चा की। भाग 28.3 में हमने प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की समस्याओं का उल्लेख किया है। भाग 28.4 में हमने भारत के कुछ उद्योगों में वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास पर प्रकाश डाला है और अंत में भाग 28.5 में हमने प्रौद्योगिकी को अपने समाज के हर कोने तक पहुंचने के विचार पर चर्चा की है, जिससे समूचे भारत का विकास हो सके और भविष्य में इसकी गिनती विकसित देशों में हो सके। 28.2 प्रौद्योगिकी नीति इकाई 7 में हमने आपको बताया कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत को अपना उपनिवेश बनाया, अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षमता को आगे बढ़ाया और विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी धाक जमाई, जबकि भारत एक अविकसित राष्ट्र बना रहा और आर्थिक दृष्टि से ब्रिटेन पर निर्भर रह गया।
अन्य औपनिवेशिक देशों ने भी इसी परिस्थिति का सामना किया। स्वतंत्रता मिलने पर उन्होंने देखा कि वे आर्थिक दृष्टि से कितनी बुरी तरह अपने भूतपूर्व साम्राज्यवादी शासकों पर निर्भर थे। अपने उत्पादनों के क्रय विक्रय के लिए उन्होंने अपने आप को विश्व बाजार पर निर्भर पाया, जहां वस्तुओं का मूल्य निर्धारण उनके हाथ में नहीं था और जहां तरह तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। प्रौद्योगिक विकास के कारण जिससे वे वंचित थे, औद्योगिक देशों के लिए कम मूल्यों पर अच्छी वस्तुओं देना संभव था। जब इन नए स्वतंत्र हुए देशों ने अपने अनुसंधान और प्रयत्नों द्वारा अपनी प्रौद्योगिकी को बढ़ाना चाहा या विदेशी प्रौद्योगिकी को खरीदना चाहा, तो अधिकांश विकसित राष्ट्रों ने मुंह मोड़ लिया। स्पष्टतः बाजार पर अपना एकाधिपत्य जमाए रखने के लिए विकसित राष्ट्रों ने अविकसित देशों के साथ प्रौद्योगिकी का सौदा नहीं किया। नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र अपनी प्रौद्योगिकी कमियों के कारण अपने उत्पादन को न बढ़ा सके और अपने लोगों की मूलभूत आवश्यकता को भी पूरा न कर सके। इन कारणों ने इन देशों की सरकारों को कमजोर और अस्थिर बना दिया। इस तरह सभी विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। इसका एक ही ठोस उत्तर है और वह यह है कि ये देश अपनी आवश्यकता अनुसार तथा अपने प्राकृतिक मानव संसाधनों के अनुरूप अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करें। इसके लिए सबसे पहले हमें प्राथमिकताओं को देखना होगा और फिर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इसके लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति आवश्यक है, जिसका हमें गंभीरता से अनुसरण करना चाहिए। इस नीति के पालन में हमें विकसित देशों और स्वयं अपने देश में उनके व्यापारिक भागीदारों के सभी प्रकार के दबावों से सावधान रहना होगा। 1983 में हमारी सरकार ने प्रौद्योगिकी नीति का विवरण प्रकाशित किया था, जिसका पहला वाक्य है, राजनैतिक स्वतंत्रता से आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और निर्धारणता की भार में कमी होनी चाहिए। नीति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को नीचे दिए गए पैराग्राफ में संक्षेप में स्पष्ट किया गया है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विकास लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा होना चाहिए। भारत में हमारी आज की आवश्यकता है प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, जनता से कमजोर वर्गों की दिनहीन दिशा में सुधार और पिछड़े क्षेत्रों का विकास। भारत अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। प्रौद्योगिकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और उसके ऐसे छोटे से छोटे विकास पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे उपलब्ध माल और काम के तरीकों का कम लागत पर अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके और सामान्य जनता का जीवन बेहतर बन सके। हमारा विकास हमारी अपनी संस्कृति और अपने व्यक्तित्व पर आधारित होना चाहिए। हमारा भविष्य हमारी उस क्षमता पर निर्भर करता है जो ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होने से रोके जो अप्रचलित और पुरानी है और जो हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है, और उन नीतियों को भी लागू होने से रोके जो हमें ऐसी प्रणाली से जोड़ती है जिससे हमारा नहीं बल्कि दूसरों का फायदा होता हो। हमारे सरकारी, आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि बौद्धिक संगठन में निहित स्वार्थ है जो हमें पुरानी प्रणाली और संस्थाओं से बांधे रखते हैं। इनके साथ सफलतापूर्वक मुकाबला करने पर ही हमारा भविष्य निर्भर है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हमारी तात्कालिक आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऐसे योग्य लोगों को लगाया जाए जो आधुनिक ज्ञान और जानकारी में दक्ष हों, जो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी को नया मोड़ दे सकें और नई तकनीकों का विकास कर सकें। उदाहरण के लिए वे ऊर्जा के नए नए स्रोत ढूंढ निकाल सकें, जैसे सौर ऊर्जा को ही लीजिए, जिससे हमारे देश में कमी नहीं, या उस कच्चे माल का अधिकाधिक सदुपयोग कर सकें जो हमारे यहाँ अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता का अर्थ यह भी है कि हमारी संस्थाएं अपनी आधारभूत संरचना और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दे सकें। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हम अपनी आवश्यकताओं का पहले से अनुमान लगा सकें, जिससे उचित केंद्रों पर विकास कार्य किया जा सके। इसका अर्थ है कि हम अन्य देशों में विकसित नई प्रौद्योगिकी को असहाय रूप से देखते न रहें।
अगर नई प्रौद्योगिकी को आयात करने का निश्चय हो गया तो हमें इस स्थिति में होना चाहिए कि हम उसका आगे विकास कर सकें, जिससे कुछ वर्षों पश्चात हमें पुनः उसी प्रौद्योगिकी का फिर से आयात करने के लिए विवश न होना पड़े। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमारे उद्योग हमारी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। आपने देखा कि सीधे साधे से शब्द आत्मनिर्भर का अर्थ वस्तुतः कितना व्यापक है। वास्तव में इसका अर्थ योजना, समन्वय, शिक्षा और अनुसंधान द्वारा अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी नीति के विवरण से हम यहाँ एक और अंश देते हैं जिसमें इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख है। प्रौद्योगिकी नीति के मूलभूत उद्देश्य देशीय प्रौद्योगिकी का विकास और आयात की नई प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुरूप रूपांतरण और आत्मसातकरण होंगे। इसके लक्ष्य हैं देशीय संसाधनों के अधिकाधिक इस्तेमाल द्वारा प्रौद्योगिक क्षमता और आत्मनिर्भरता हासिल करना, जिससे देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्रों में असुरक्षा को कम किया जा सके, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को रोजगार दिलाने पर विशेष बल देते हुए समाज के सभी वर्गों को अधिकाधिक लाभप्रद और संतोषजनक व्यवसाय दिलाना, पारंपरिक कुशलताओं और क्षमताओं का प्रयोग करके उन्हें व्यावसायिक रूप से स्पर्धी बनाना, कम से कम पूंजी द्वारा अधिकाधिक विकास करना, वर्तमान प्रौद्योगिकी की कमियों का पता लगाना और उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की व्यवस्था करना, ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ठहर सकें, विशेष रूप से जो निर्यात हो सके, वर्तमान योग्यताओं और क्षमताओं के समुचित और पूरे प्रयोग द्वारा उत्पादन में शीघ्र सुधार लाना और कार्य तथा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाना, ऊर्जा की मांग घटाना, विशेष रूप से ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों से पर्यावरण से समन्वय स्थापित करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और आवास स्थानों को बेहतर बनाना, और अंतिम अपशिष्ट सामग्री का पुनः चक्रण और उप उत्पादनों का पूरा इस्तेमाल करना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी नीति प्रौद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता और देशीय प्रौद्योगिकी के लिए अपने संसाधनों के प्रयोग पर बल देती है। प्रौद्योगिकी नीति के लक्ष्य पर्यावरण के लिए सरकार की चिंता को भी दर्शाते हैं। पर्यावरण से संबंधित विचारणीय विषय है: पहला, वायु प्रदूषण को कम करना। वायु को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। इसके लिए हमें दहन प्रक्रिया पर नियंत्रण करना होगा। कोयले या अन्य ईंधनों को पूरी तरह जल जाने दिया जाना होगा। अन्य ईंधनों को पूरी तरह जल जाने दिया जाना चाहिए। चिमनियाँ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उनसे निकलने वाली गैसें हमारे पर्यावरण को प्रदूषित न कर सकें। इसके साथ ही चिमनियों को ऐसा बनाया जाना चाहिए या उनमें ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि प्रदूषण का प्रभाव कम से कम हो सके। दूसरा, ठोस अपशिष्ट का निपटान। उदाहरण के लिए तापीय शक्ति संयंत्रों से निकलने वाली राख या सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट का निपटान सही ढंग से किया जाना चाहिए। तीसरा, औद्योगिक बहिस्रावों का उपचार। रासायनिक उद्योगों के बहिस्रावों का नदियों या समुद्रों में बहाने से पहले उचित उपचार करना चाहिए जिससे वे विषाक्त पदार्थों से मुक्त हो सकें। हाल ही में भारत सरकार ने गंगा को उचित उपचार संयंत्रों के इस्तेमाल से स्वच्छ करने के लिए गंगा प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया है। चौथा, मृदा अपरदन को रोकना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए जंगल लगाने, घास स्थलों और बंजर जमीन का विकास करने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। मृदा अपरदन का परिणाम मनुष्य के लिए भयंकर हो सकता है। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। इसमें पर्यावरण संबंधी अनुसंधान कार्य किया जाता है। जनता में जागृति लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति TPIC का गठन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा चुनी गई उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने के लिए एक विशेष योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य उस उच्च शिक्षा संस्थानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख कार्यों में कार्य करने के लिए उनकी अवसंरचना को मजबूत करना और आधुनिक बनाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST बहुविषयी अनुसंधान के लिए सहायता देने वाली केंद्रीय संस्था है।
कई राज्यों को अलग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें बनाने के लिए प्रेरित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मार्च 1981 से मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक परामर्श समिति को सहायता दे रहा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से सहायता प्राप्त अनुसंधान कार्यक्रमों का उपयोग वास्तविक उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। 28.3 प्रौद्योगिकी स्थानांतरण। पिछले भाग में हमने प्रौद्योगिकी नीति की चर्चा की है। हमने आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए यह भी कहा है कि कभी कभी अन्य राष्ट्रों से प्रौद्योगिकी का आयात करना आवश्यक हो जाता है। प्रौद्योगिकी का आयात प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का एक रूप है जिसकी चर्चा हम इस भाग में करेंगे। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के 3 तरीके हैं। प्रौद्योगिकी का आयात, प्रयोगशाला से प्रयोग क्षेत्र तक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, भारत से प्रौद्योगिकी का निर्यात। हालांकि भारत का लक्ष्य प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, लेकिन फिर भी विकास के प्रथम चरणों में हमें कुछ निश्चित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भर होना पड़ता है। यह तो ठीक है कि हमें अपनी प्रौद्योगिकी का निर्माण करना चाहिए, लेकिन इसमें आयात की गई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की और तेज गति से प्रगति के लिए उस पर आगे निर्माण की क्षमता भी होनी चाहिए। आइए अब हम प्रौद्योगिकी के आयात की विशेषताओं पर ध्यान दें। 28.3.1 प्रौद्योगिकी का आयात। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के इस तरीके में विकसित देशों से विकासशील देशों में आवश्यक निपुणता और दक्षता का हस्तांतरण किया जाता है, जिससे विकासशील देश अपने यहाँ औद्योगिकीकरण में तेजी ला सकें। यह कई प्रकार से किया जा सकता है। लाइसेंस द्वारा, विदेशी फर्मों के साथ संयुक्त प्रयास द्वारा, सीधे विदेशी लागत द्वारा आदि। इसकी सफलता कई बातों पर आधारित है, जैसे कि देने वाले देश की स्थानांतरण की क्षमता और इच्छा पर, प्राप्तकर्ता की आत्मसात करने की क्षमता और इच्छा पर, प्राप्तकर्ता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण पर तथा संचार की प्रक्रियाओं पर। स्पष्टतः प्रौद्योगिकी आयात लाभप्रद हो सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि विकास के वर्तमान स्तर को पाने के लिए अन्य देशों को जिन स्थितियों से गुजरना पड़ा है उससे बचा जा सकता है। समय, पैसे और शक्ति की बचत हो सकती है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से प्रौद्योगिकी के आयात में कई समस्याएं और हानियां हैं। उनमें से कुछ हैं, प्रौद्योगिकी को खरीदना बहुत महंगा पड़ सकता है। उदाहरण के लिए फ्रांस से आधुनिक सुरक्षा विमान के सौदे को ही लीजिए। यह ठीक है कि इसके अनुसंधान और विकास के विभिन्न चरणों पर हमें पैसा नहीं लगाना पड़ा है, फिर भी इसके खरीदने के लिए हमें जो राशि देनी पड़ी है वह बहुत अधिक है। यह इसलिए कि मूल्य में फ्रांस द्वारा इसके अनुसंधान और विकास पर व्यय की गई राशि का भी समावेश है। इस प्रकार हम अप्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान और विकास का मूल्य भी चुकाते हैं, और यह भी विदेशी मुद्रा में। इसके अलावा देश में अनुसंधान और विकास का ढांचा भी अविकसित रह जाता है। जब हम प्रौद्योगिकी आयात करते हैं तो उसके साथ देने वाले देश के कई प्रतिबंध या राजनीतिक दबाव भी होते हैं। उदाहरण के लिए भारत अपने परमाणु रिएक्टर्स के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरेनियम का आयात करता था। एक समय आया जब अमेरिकी सरकार ने हम पर दबाव डाला कि हम परमाणु परिसीमन संधि पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो यूरेनियम की सप्लाई रोक दी जाएगी। भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए कहा कि मूल समझौते में यह शर्त नहीं थी, लेकिन भारत की यह दलील का कोई असर नहीं हुआ और अमेरिका ने यूरेनियम भेजना बंद कर दिया। देने वाले देश प्रायः पुरानी प्रौद्योगिकी का निर्यात कर देते हैं और कभी कभी तो बहुत अधिक दामों पर। उसे प्राप्त करने वाले देशों के पास यह प्रौद्योगिकी नहीं होती, इसलिए वे यह जान भी नहीं पाते कि वह दरअसल कितनी पुरानी है। उदाहरण के लिए कार उद्योग को ही लीजिए, जिसमें हम उन्हीं मॉडलों पर अटके हुए हैं जिनकी विकसित देशों में या कार के इन मॉडलों को बनाने वाले देश में कोई मांग नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से औद्योगिक विकास का एक प्रमुख क्षेत्र घरेलू वस्तुओं का रहा है, जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी और वीसीआर आदि। यूरोप और अमेरिका ने अपने घरेलू बाजारों की मांग को पूरा करने के बाद विकासशील देशों में अपने उत्पादनों के लिए मांग पैदा की और इनके लिए बाजार बनाए।
यहाँ उन्होंने सिर्फ अपने उत्पादों को ही नहीं बेचा बल्कि उनसे संबंधित प्रौद्योगिकी का भी सौदा किया। इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में शीघ्र परिवर्तन होता रहता है, इसलिए विकासशील देशों में स्थानांतरित प्रौद्योगिकी पुरानी होती है। प्राप्तकर्ता देश देने वाले देश पर सदा के लिए निर्भर हो सकता है। विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी उपकरणों जैसे नाजुक क्षेत्र में देने वाला राष्ट्र आधुनिक लड़ाकू विमान भी दे सकता है, पर इस शर्त के साथ कि प्राप्तकर्ता अतिरिक्त कल पुर्जे या उसके साथ ही अन्य सामग्री भी उसी से खरीदेंगे। इस प्रकार प्राप्तकर्ता देश को आत्मनिर्भर बनने नहीं दिया जाता। जब कोई देश अपने किसी उद्योग के लिए एक से अधिक देशों से प्रौद्योगिकी का आयात करता है तो अतिरिक्त पुर्जे प्रायः विभिन्न मॉडलों में फिट नहीं हो पाते। जैसे भारत ने मारुति, फिएट और एम्बेसडर कारों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात 3 विभिन्न देशों जापान, इटली और ब्रिटेन से किया और एक कार के अतिरिक्त पुर्जे दूसरे में फिट नहीं होते। इस प्रकार अतिरिक्त पुर्जों की उत्पादन मात्रा में अंतर आ जाता है, जिससे लागत बढ़ जाती है। विकसित राष्ट्रों का बहुराष्ट्रीय निगमन विकासशील राष्ट्रों का प्रौद्योगिक जानकारी इस प्रतिबंध के साथ दे सकता है कि वे इस जानकारी को अन्य विकासशील देशों को नहीं देंगे। इस प्रकार उनकी विभिन्न देशों पर पकड़ बनी रहेगी। 28.3.2 प्रयोगशालाओं से प्रयोग क्षेत्र तक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार की नीति रही है कि अधिक से अधिक उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जहां तक संभव हो देश में ही किया जाए, जिससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए हमने सभी इलाकों में प्रयोगशालाएं बनाई है। 1953 में राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम की स्थापना की गई। इसका कार्य प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों की प्रयोगशालाओं से उठकर प्रयोग क्षेत्र तक पहुंचने में सहायता करना है। ये संस्थान अपनी प्रक्रियाओं को व्यापारिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम को देते हैं। अगर विभिन्न मंत्रालयों की नीति निर्माण स्तर पर स्वदेशी प्रयास पर्याप्त या उपयुक्त नहीं समझे जाते तो प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के लिए और विकसित देशों से प्रौद्योगिकी के आयात के लिए नई नीति बनाई जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद तथा मंत्रालयों से संबद्ध विभिन्न वैज्ञानिक सलाहकार समितियां भारत की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को मॉनिटर करती हैं। 28.3.3 प्रौद्योगिकी का निर्यात। भारत ने प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त की है। अतः आज हम प्रौद्योगिकी की उन्नति में अपने अनेक विकासशील देशों की सहायता करने में समर्थ हैं। भारत एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को प्रौद्योगिकी का निर्यात करता है। यह प्रौद्योगिकी जानकारी या मशीनरी के रूप में है। 28.4 वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास। हाल ही में हमने शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन, गणित और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों द्वारा कृषि आधारित उद्योगों से लेकर भारी उद्योग, रसायन, इस्पात, कपड़ा, चीनी, औषधि विज्ञान, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक तक की प्रगति की है। उदाहरण के लिए धातु विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ वह रसायन, भौतिक और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर निर्भर रहा है। रसायन, इस्पात, कपड़ा, चीनी और औषधि उद्योगों की अनेक निर्माण प्रक्रियाएं रसायन रूपांतरण पर निर्भर हैं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक का विकास विद्युत, यांत्रिकी और उत्पादन इंजीनियरिंग की सहायता से हुआ और मूल भौतिकी और गणित पर आधारित है। द्रव्य विज्ञान में हुए अनुसंधान से फाइबर ग्लास संबंधी प्रयोग संभव हुए। इससे हल्के विमान, हल्का सामान और कई अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। याद रखिए कि प्रौद्योगिकी से कच्चे माल को उपयोगी और लाभप्रद उत्पादों में बदला जा सकता है। ये उत्पाद उपभोज्य वस्तुएं हो सकते हैं या फिर उपभोज्य वस्तुएं बनाने के लिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के माध्यम बन सकते हैं। उदाहरण के लिए रसायन उद्योग में कुल रसायन उत्पादन का 1/4 हिस्सा अन्य रासायनिक द्रव्यों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की लगभग उन सभी क्षेत्रों में अनेक प्रयोगशालाएं हैं जहां राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य होता है। ये क्षेत्र हैं ईंधन, सिरेमिक्स और ग्लास, रसायन, धातु और विद्युत रासायनिक उत्पादन आदि।
बम्बई स्थित रेशम और कृत्रिम रेशम निर्माण अनुसंधान संस्था और कलकत्ता स्थित भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संस्था दोनों सरकार और संबंधित उद्योगों की सम्मिलित देखरेख में अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा त्रिवेंद्रम, जम्मू, हैदराबाद, भुवनेश्वर और जोरहाट जैसी कई स्थानों पर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं। इनका काम क्षेत्रीय अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं को देखना है। कुछ उद्योगों में वर्तमान की प्रौद्योगिक परिवर्तनों की चर्चा करने से पहले आइए हम ऊर्जा के क्षेत्र में अपने विकास पर ध्यान दें। 28.4.1 ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा से संबंधित विकास कार्य वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नए ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने और ऊर्जा की बचत करने की दिशा में किया जा रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि 1850 में विश्व में 5% ऊर्जा कोयले, तेल और गैस से प्राप्त होती थी, जबकि 95% काम मनुष्य और पशु श्रम से होता था। आज ऊर्जा के लिए कोयला, तेल, गैस और आणविक स्रोतों का प्रयोग लगभग 94% है। जल शक्ति का प्रयोग 1% तथा मानव और पशु शक्ति का प्रयोग सिर्फ 5% रह गया है। यह समूचे विश्व की तस्वीर है। भारत की स्थिति इससे काफ़ी भिन्न है। यहाँ मानव और पशु ऊर्जा का तथा ईंधन के रूप में लकड़ी और गोबर के उपलों का प्रयोग अन्य ऊर्जा स्रोतों के अनुपात में कहीं अधिक है। हमारा परमाणु ऊर्जा उत्पादन धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार परमाणु ऊर्जा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत की 10% ऊर्जा आवश्यकता की ही पूर्ति करेगी। इकाई 17 में आपने पढ़ा कि भारत में ऊर्जा के कुछ स्रोत जीवाश्मीय ईंधन, सूर्य, वायु, भूतापीय ऊर्जा, पानी तथा मानव और पशु श्रम आदि हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के मूल्य भिन्न भिन्न हैं। जैसे जलाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला गोबर और पीट सबसे सस्ता है। जीवाश्मीय ईंधन के दाम भी काफ़ी कम है। तमिलनाडु में भूरे कोयले के बड़े भंडार मिले हैं, लेकिन यह कोयले से महंगा पड़ता है क्योंकि इसे उपयोग में लाने से पहले इसकी छोटी छोटी ईंटें बनानी पड़ती है। गैसीय ईंधन और निर्मित गैस से कोयला, भट्ठी गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस आदि कहीं अधिक महंगी होती हैं। किण्वन द्वारा मीथेन और बायोमास द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने का प्रयास किया गया है। हाल ही के वर्षों में डीजल के स्थान पर वनस्पति तेल का भी प्रयोग किया गया है। अन्य ऊर्जा स्रोतों में परमाणु ऊर्जा प्रमाणित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में मुख्य है और कुछ देशों में जैसे कि फ्रांस में आज 70% ऊर्जा परमाणु स्रोतों से ही प्राप्त की जा रही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में यूरेनियम के अलावा केरल के समुद्र तटों से मोनोजाइट रेत से प्राप्त थोरियम को परमाणु ऊर्जा पैदा करने में सफलता से उपयोग किया जा रहा है। ऐसा पहला रिएक्टर मद्रास के पास कलपक्कम में बनाया गया है। दुनिया भर में लगभग 550 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। भारत में इस समय ऐसे 4 संयंत्र हैं। 2 और परमाणु ऊर्जा संयंत्र शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। अन्य ऊर्जा स्रोत जिन्होंने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है वे भूतापीय ऊर्जा, तरंग ज्वार ऊर्जा और सौर ऊर्जा, महासागरीय ताप ऊर्जा और विद्युत उत्पन्न करने वाले विद्युत रसायन सेल हैं। बायोमास का बायोगैस में रूपांतरण विशेष उल्लेखनीय है। भारत में इस समय जीवाश्मीय ईंधन, पनबिजली, बायोमास रूपांतरण, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक व्यवहारिक उपयोग का संबंध है, अन्य स्रोत अभी भी कुछ हद तक प्रायोगिक अवस्था में है। 28.4.2 कुछ प्रमुख उद्योग। अब हम प्रमुख उद्योगों में जैसे कपड़ा, चीनी, औषधि, इस्पात, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में हाल ही में हुए विकास पर चर्चा करेंगे। कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में आज कृत्रिम रेशे का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाली रुई, ऊन और रेशम का स्थान अब मानव निर्मित कृत्रिम रेशा लेता जा रहा है। इस समय संसार भर में उत्पादित कुल रेशे का 50% हिस्सा कृत्रिम रेशा है। 1981 में दुनिया में 1,40,00,000 टन मानव निर्मित रेशा तैयार किया गया था, जबकि प्राकृतिक रेशा 1,70,00,000 टन तैयार किया गया। पहले विकसित रेशे जैसे रसायन सेल्यूलेज से बनाया गया था। नायलॉन पहला पूर्णरूपेण मानव निर्मित कृत्रिम रेशा था। रासायनिक दृष्टि से यह पोलिएमाइड्स नामक समूह में आता है। इसके लिए पॉलिएस्टर का निर्माण किया गया, जो सामान्यतः टेरिलीन के नाम से जाना जाता है।
आज कृत्रिम रेशे के प्रकार बढ़ गए हैं और इस श्रेणी में ग्लास फाइबर भी शामिल हो गए हैं। आज कई तत्वों से निर्मित रेशे भी आपको देखने को मिलेंगे। ये रेशे केवल एक तत्व से बने रेशे से कहीं बढ़िया है। ये रेशे दो या दो से अधिक पॉलीमरों को एक साथ काट कर तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम रेशे के निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी अनुश्रृंखला वाली पॉलीमर की तैयारी के साथ शुरू होती है। अनुश्रृंखला की औसत लंबाई नियंत्रित करने के पश्चात एक अकेले पॉलीमर से विभिन्न गुणों वाले असंख्य रेशे तैयार किए जा सकते हैं। ये कमजोर और लचीले या मजबूत और कड़े बनाए जा सकते हैं। उपयुक्त कृत्रिम रेशे के साथ ही उस रेशे का उल्लेख भी आवश्यक है जो रुई जैसे सेल्यूलोजिक कच्चे माल से तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ कच्चे नायलॉन या विस्कोस का नाम ले सकते हैं। विस्कोस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। पॉलीमेरिक फिल्में जैसे सेलिफोन भी विशेष प्रक्रिया द्वारा सेल्यूलोज से बनाई जाती हैं। कार्बन रेशे का निर्माण नवीनतम खोज है जो रेयान या पॉलीएक्रिलॉन से तैयार किया जाता है। ये कार्बन रेशे उच्च ताप को सह सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग विशेष रूप से पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर आने वाले रॉकेटों के नोज कोन की हीट शील्ड बनाने में किया जाता है। ये रेशे कोल तार और पेट्रोलियम पीच से भी तैयार किए जा सकते हैं। कार्बन रेशों का प्रयोग इंजीनियरिंग, प्लास्टिक और खेल कूद के सामग्री के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक को मजबूत बनाने में किया जाता है। सूती या ऊनी कपड़ा उद्योग भारत में प्रमुख पारंपरिक उद्योग हैं। हाल ही में उनकी कताई, रंगाई और छपाई के तरीकों को बेहतर बनाया गया है। उनकी फिनिशिंग में भी सुधार लाया गया है और जिससे उनमें सिलवटें न पड़े, वे सिकुड़े नहीं, उनमें कीड़े न लगें, उन पर पराबैंगनी प्रकाश का असर न हो और उनमें आग न लग सके आदि। उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए भी कुछ विशेष परिवर्तन किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए समुचित प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर विशेष रसायन लगाकर उसे अग्नि निरोधक बनाया जाता है। कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के प्रयोग से उसे फफूंदी लगने से या सड़ने गलने से बचाया जा सकता है। ऐसे भी रसायन हैं जिनके प्रयोग से किसी भी रेशे पर पानी का प्रभाव नहीं होगा, ऊनी कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं। इसके लिए विभिन्न क्लोरीनेटिंग प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है या रेशों पर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की कोटिंग की जाती है। हाल ही के वर्षों में कुछ रेशों में जैसे सूत के रासायनिक गुणों को रासायनिक परिष्कारों द्वारा बदला जाने लगा है। चीनी उद्योग। भारत में चीनी और स्टार्च उद्योग का अपना महत्व है। चीनी से ऊर्जा मिलती है, इसलिए यह शरीर के लिए आवश्यक है। यह मीठी होती है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से सभी को अच्छी लगती है। भारत में चीनी गन्ने से बनाई जाती है। चीनी उद्योग की दृष्टि से भारत के महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। भारत में गन्ने से चीनी बनाने का तरीका वर्षों से नहीं बदला है, लेकिन गन्ने से रस निकालने के बाद जो पदार्थ खोई बचा रहता है उसके प्रयोग में निश्चय ही परिवर्तन आया है। पहले इसका प्रयोग कागज बनाने में किया जाता था, आज इसका प्रयोग अल्कोहल बनाने में किण्वन के लिए किया जाने लगा है। कच्ची चीनी को सफ़ेद करने के लिए हड्डियों के कोयले का या सक्रिय कार्बन का प्रयोग किया जाता रहा है, पर अब इसके लिए एक विशेष रसायन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अकार्बनिक लवणों को हटाने के लिए आयन विनिमय रेजिन हाल ही में खोज की गई है। चीनी प्राप्त करने के लिए दूसरी तरह का कच्चा माल चुकंदर है। इस तरह से चीनी प्राप्त करने के तरीकों का भारत में आजकल विकास हो रहा है। यह चुकंदर साधारण चुकंदर से बड़ा होता है और इसका रंग लाल नहीं होता। पश्चिमी बंगाल के सुंदरबंस और कुछ अन्य क्षेत्रों में चुकंदर उद्योग विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भारत में गन्ना ही चीनी का मुख्य स्रोत बना रहेगा। औषधि उद्योग। यह भारत का एक प्रमुख उद्योग है, लेकिन अभी तक 70% भी अधिक बाजार पर दूसरे देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार है। उत्पादनों का वर्गीकरण प्रायः रासायनिक संरचना या निर्माण के लिए आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया या उनके उपयोग के आधार पर किया जाता है। सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली लगभग 50 औषधियाँ हैं। इनमें से कुछ दवाइयाँ प्राकृतिक कच्चे माल से पृथक्करण द्वारा तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए सर्पशील दवा
जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को दी जाती है रोवाल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे से बनाई जाती है। विनिक्रस्टाइन नामक ब्लड कैंसर की औषधि विनका रोजिया नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। हृदय रोगी को दी जाने वाली औषधि डिजिटैलिस फॉक्सगल पौधे से प्राप्त की जाती है। लेकिन बहुत सी दवाएं संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती हैं, जैसे एस्पिरिन एक आम दर्दनाशक दवा है जो सैलिसिलिक अम्ल से तैयार की जाती है। पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं मूलतः किण्वन या जैव संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती हैं। अब वे संश्लेषण प्रक्रिया से भी बनाई जा सकती हैं। रासायनिक यौगिक आयोनाइज्ड तपेदिक की एक अत्यंत प्रभावकारी दवा है। मधुमेह की औषधि इंसुलिन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। पहले यह पशुओं की आग्नाशय ग्रंथि से तैयार की जाती थी, अब यह जीन संबंधन से बनाई जाती है, जिसके बारे में आप 29.6.1 में पढ़ेंगे। भारत ने सोवियत संघ के सहयोग से इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना कर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यहाँ आम इस्तेमाल की जाने वाली 50 में से काफ़ी दवाओं का निर्माण संश्लेषण प्रक्रिया या पौधों और पशुओं से पृथक्करण द्वारा किया जाता है। इस्पात उद्योग भारत में इस उद्योग ने स्वतंत्रता के बाद उल्लेखनीय प्रगति की है। अब यह उद्योग केंद्रीय प्रौद्योगिकीकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है। कुछ इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई आदि। कुछ निजी क्षेत्र में आते हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। इन संबंध में विशेष महत्व की बात यह है कि अनेक प्रगतिशील देशों से प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले टाटा संयंत्र अमेरिकी प्रौद्योगिकी से लगाया गया था। अब हम बोकारो और भिलाई में रूसी प्रौद्योगिकी और राउरकेला में जर्मन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। टाटा समूह भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास करने में प्रयत्नशील है। रसायन उद्योग इस शीर्षक के अंतर्गत हम कास्टिक सोडा, क्लोरीन, सीमेंट, कार्बन, कोयला, यूरिया, नाइट्रिक एसिड, सुपर फास्फेट और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ ग्लास और सिरेमिक उद्योग, सतह विलेपन उद्योग, खाद्य और उत्पाद खाद्य उद्योग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे कृषि रसायन उद्योग ने कीटनाशक और जीवनाशक दवाओं के निर्माण के लिए देशीय प्रौद्योगिकी का भी विकास किया है। हमारा साबुन और डिटर्जेंट उद्योग साबुन, डिटर्जेंट और ग्लिसरीन का निर्माण करता है। हमारे तेल और वसा उद्योग वनस्पति घी, तेल और पशु वसा का निर्माण करते हैं। पेट्रो रसायन के क्षेत्र में हमने आश्चर्यजनक उन्नति की है। हमारे यहाँ इस समय कई पेट्रोलियम संसाधन संयंत्र और पेट्रो रसायन उद्योग हैं। इनमें सबसे बड़ा उद्योग बड़ौदा में है। भारत अपने लिए आवश्यक 2/3 पेट्रोलियम का उत्पादन स्वयं करता है। शेष आवश्यकता की पूर्ति मध्य पूर्वी देशों, सोवियत संघ, कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों और कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों से पेट्रोल का आयात करके की जाती है। हमारे यहाँ बम्बई, विशाखापत्तनम, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में कई पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ हैं। वर्तमान योजना अवधि में ऐसे और संयंत्र लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हाल ही के वर्षों में दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति आई है। यह लगभग सभी उद्योगों का और मानव जीवन का, जैसे यातायात, आवागमन, शिक्षा और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंप्यूटर उद्योग में हाल ही के वर्षों में अनुरूप पद्धति के अंकीय पद्धति में स्थानांतरित होने से बहुत परिवर्तन आया है। इससे संचार प्रौद्योगिकी में एक बड़ा परिवर्तन आया है। अनुरूप और अंकीय पद्धति के मेल से मशीनों को दूर से नियंत्रित करना संभव हुआ है। कंप्यूटर से इंजीनियरिंग में के विभिन्न हिस्सों में बहुत सहायता मिली है। पुराने दिनों में यांत्रिकी, सिविल या रसायन इंजीनियरिंग में डिवाइजिंग के प्रथम चरण से लेकर असली वस्तु के निर्माण तक एक लंबा समय लगता था, लेकिन कंप्यूटर के आ जाने से कंप्यूटर द्वारा डिजाइनिंग पद्धति से मूल और श्रम दोनों की बचत हुई है। कंप्यूटर की सहायता से किसी विशेष डिजाइन के संवेदनशीलता, परिशुद्धता और विश्वसनीयता को आसानी से जांचा जा सकता है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित उद्योगों में अनुसंधान और विकास में लगे कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
और 50 के बीच कहीं होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बहुत है तथा नई सामग्री और नई प्रौद्योगिकी का विकास अन्य प्रतिस्पर्धियों के तुलना में आगे बढ़े रहने के लिए महत्वपूर्ण है। हर दूसरे व तीसरे साल में नए डिजाइन का कंप्यूटर मार्केट में आ जाता है। भारत का लक्ष्य 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वार्षिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन स्तर को 10 लाख रुपए तक बढ़ाना है। भारत ने निम्नलिखित वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच प्रणाली, VLSI परिपथ जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का आधार है, एकीकृत परिपथ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सौर ऊर्जा बनाने के लिए पॉलीसिलिकॉन, उच्च शक्ति माइक्रोवेव ट्यूब जो राडार प्रणाली का आधार है, और अंतिम कंप्यूटर। शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है वह है स्कूलों में कंप्यूटर के अध्ययन की शुरुआत। इस प्रोग्राम को CLSS कहते हैं। इसमें बच्चों को कंप्यूटर का प्रयोग करना सिखाया जाता है और इसका महत्व बताया जाता है। भारत के 250 स्कूलों में कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने हाल ही के वर्षों में पर्याप्त उन्नति की है और इसका भविष्य भी उज्जवल नजर आता है। कंप्यूटर कार्यालय उपकरण और सॉफ्टवेयर के निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। आगामी वर्षों में संचार के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि की संभावना है। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में उद्योग काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, पर फिर भी हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। अभी भी हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। अभी भी हम उसका पर्याप्त मात्रा में आयात कर रहे हैं। अनुमान है कि 35% दवाएं और औषधि विज्ञान से संबंधित अन्य वस्तुएं, 70% कृषि यंत्र, 75% इलेक्ट्रॉनिक्स और लगभग सारा पेट्रोकेमिकल तथा खाद्य विदेशी प्रौद्योगिकी से उत्पादित है। सावधानी से बनाई गई अपनी नीति और योजना तथा शिक्षा, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर हमें इस स्थिति को बदलना होगा। 28.5 प्रौद्योगिकी की सीमित पहुंच। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की है। हमारे पास बहुत सी आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं, लेकिन हमारे समाज के कमजोर वर्गों को कई कारणों से इन प्रौद्योगिकियों का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला तो इन लोगों को इन प्रौद्योगिकियों के बारे में मालूम नहीं है, और दूसरा ये कि प्रौद्योगिकियां इन लोगों की पहुंच से बाहर हैं। आइए सबसे पहले हम कारण की चर्चा करें। इससे सबसे बड़ी वजह है प्राथमिक शिक्षा तक का अभाव। हमारे देश की लगभग 67% जनता अर्थात 50 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। हर एक के लिए स्कूल सुविधाजनक दूरी पर नहीं है। स्कूल यदि पास भी हैं तो अत्यधिक गरीबी की वजह से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा समय के अभाव के कारण इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाता। जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए परिवार के हर सदस्य का काम करना जरूरी हो जाता है। फिर संप्रेषण की कमी के कारण अनपढ़ लोग महसूस करते हैं कि प्रौद्योगिकी प्रगति उनकी समझ के बाहर की चीज़ है और उनके लिए यह किसी काम की चीज़ नहीं है। रेडियो और टीवी जैसे संचार माध्यमों से हमारे गांव की जनता तक पहुंचने का प्रयास किया गया है और उन्हें भारत में मिलने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लाभों के बारे में बताने की कोशिश की गई है। अक्सर यह देखा गया है कि लोग इस प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हुए भी इनका प्रयोग करते समय हिचकिचाते हैं, क्योंकि वे धार्मिक विश्वासों, अंधविश्वासों और पुराने रीति रिवाजों से जकड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि टीका लगभग 100 वर्षों से उपलब्ध है, लेकिन हमारे समाज में यहाँ तक कि शहरों में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को DPT के टीके लगवाने के खिलाफ हैं। इसी प्रकार इस बात की जानकारी है कि पानी दूषित हो सकता है, जिसके कारण रोग फैल सकते हैं। यद्यपि पानी उबालकर पीने से पानी में से होने वाले कई रोगों से बचा जा सकता है, फिर भी गांव में जहां पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। इसका मुख्य कारण पुराने रिवाजों के साथ साथ ईंधन का अभाव भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आज ऐसा शहरी समाज है जो शिक्षित होने के कारण आधुनिक विचारों से परिचित है और इस समाज ने आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्रगति का साधन स्वीकार कर लिया है। और भारत में अधिकतर लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उदासीन रहते हैं। इन लोगों को विज्ञान का मूल ज्ञान नहीं है और न ही इनका कभी विज्ञान से वास्ता पड़ा है। 28.7 में अंत में कुछ प्रश्न। यह इकाई पढ़ने के बाद
आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का विकास क्यों आवश्यक है? 3 कारण बताइए। उपयुक्त प्रौद्योगिकी अर्थात अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी का चुनाव करते समय हमारे लिए कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या आप ऐसे 3 तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं? भारत के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के आयात का आत्मनिर्भरता से क्या संबंध है? लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा चैप्टर 28 और चैप्टर 28 को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।